लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो वेक्टर्स को एडिशन करना सीखा और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना सीखा, और उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम लोग रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर कहते थे। लेकिन उस दौरान वो सारा कुछ हम लोगों ने जो देखा था वो पूरा पूरा ग्राफिकली था। ग्राफिकली बोलने का मतलब हम लोग बोलते थे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, और उसके बाद बोला जाता था इनका रिजल्टेंट को हम लोग इस ट्राइंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। इसी चीज को हम लोगों ने फिर बाद में देखा, पैरेललोग्राम लॉ से देखा। पैरेललोग्राम लॉ से कुछ ऐसा बनाया कि हम लोगों ने बोला कि ये मान लेते हैं वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है इनका रिजल्टेंट दैट इज आर, जिसको हम लोग बोलते थे वेक्टर ए और बी का सम या वेक्टर एडिशन, दैट इज आर वेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सम और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन ये सारा हिसाब किताब जो था ये सब कुछ हम लोग का ग्राफिकल था। मतलब इस ग्राफिकल मेथड से हमको कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा है कि अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 3 मीटर है, तो इसका ये रिजल्टेंट जो है इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स हम लोगों ने कैलकुलेशन करना नहीं सीखा कि रिजल्टेंट को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशन में जनरल डायरेक्ट एडिशन नहीं यूज होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायरेक्ट एडिशन वेक्टर में अलाउड नहीं है। उसमें हम लोग को वेक्टर के दोनों चीजों को देखना पड़ता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये जो है वो इनका रिजल्टेंट है, और हमको इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड मतलब इस डायग्राम के हिसाब से इसके लेंथ को कैलकुलेट करना है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा लिया हम लोगों ने, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल भी मेरे ख्याल से आपका थीटा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ को ले लेता हूँ y, और ये जो बेस यहाँ पे दिखता है छोटा सा, इसके लेंथ को ले लेता हूँ मैं x। ओके, अब आपको इसके लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ओ पी क्यू जो आपको दिखता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है। देखिएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको सिर्फ ओपी का लेंथ को कैलकुलेट करना, और ओपी का लेंथ जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो यहां पर हम लोग का सारा मेजरमेंट जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी हमारा वेक्टर ए होगा, और इसका ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे बिना एरो लगाए, या फिर एरो लगा के मॉड लगा दीजिए, एक ही मतलब है। ठीक, अब यहां से हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड, दैट मीन्स इन ट्राइंगल, देखिएगा यहां पर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस ओपी क्यू में देखिएगा ओपी का स्क्वायर, ओके, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। अब अगर मैं ओपी जो है, ओपी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को, जिसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और अगर मैं इसको आगे फर्दर कैलकुलेशन करूं तो देखिएगा, ये अगर मैं लिखता हूं ओपी का पी क्यू का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, और अगर ओ क्यू का वैल्यू लिखूं तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, ए लेंथ ना ध्यान रखेंगे, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, एक्स। तो लिखूंगा यहां पर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगला केस हमारे पास आता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x। तो देखिएगा इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर थीटा है तो y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। सो y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उस हिसाब से y इज इक्वल टू बी साइन थीटा।
उसी तरीके से देखिएगा x बाई बी जो होगा वो क्या बता रहा होगा, कॉस थीटा। तो x बाई बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे क्या समझ में आता है, x इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब इस x और y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला रिजल्टेंट वाला एक्सप्रेशन है इसमें रखेंगे। तो रिजल्टेंट वाला एक्सप्रेशन में रखने पर r विल बी इक्वल टू, अब मैं बार बार मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट r लिख रहा हूँ। r विल बी इक्वल टू, इनफैक्ट r स्क्वायर था ना ये वाला, ये r स्क्वायर ध्यान रखेंगे। तो r स्क्वायर, ओके, दिस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आप यहाँ से लिख सकते हैं y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस उसके बाद ए की जगह लिखेंगे बी कॉस थीटा, ठीक, प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो देखिएगा आपको इसके एक्सपेंशन से सीधा मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर को यही रहने दीजिए, पहले लिख दीजिए। उसके बाद इसको एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। बाद में रहेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहां से दिख रहा होगा इन दोनों में से बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रहेगा। तो हमारे पास डायरेक्टली जो रिजल्ट आ जाएगा r विल बी इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रूट ओवर आप लिखेंगे यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो मिला हम लोग को, ये मिला दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। यहां पर ध्यान रखेंगे मैंने कहीं पर भी देखिएगा एरो नहीं लगाया है। एरो नहीं लगाने का मतलब हो रहा है दैट मीन्स हम लोग अभी सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा पूरा फोकस अभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर है और ये रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अगर न्यूमेरिकली हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो न्यूमेरिकली हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को अच्छे से दिमाग में हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग को क्लास 11 तो छोड़िए, क्लास 12 में भी आपका पूरा पूरा काम आने वाला है। मतलब दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो आप उस समय आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको ऐड करने के लिए इस वाले रूल का यूज करना पड़ेगा, ओके। इस रूल को कई बार हम लोग कोसाइन रूल के नाम से भी जानते हैं। इस रूल को हम लोग कोसाइन रूल भी कहते हैं। इसे हम लोग कोसाइन लॉ भी बोलते हैं, कोसाइन रूल भी बोलते हैं, कोसाइन लॉ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये निकल गया वेक्टर a प्लस बी का रिजल्टेंट। अब यहाँ पर एक दूसरा हम लोग के पास चैलेंज आता है। वो चैलेंज होता है हम लोग के पास कि ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब डायरेक्शन बोलेंगे, मतलब बोले सर डायरेक्शन तो दिख रहा है, वो तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन का सेंस मतलब ए से वो कितने एंगल पे जा रहा है या बी से वो कितने एंगल पे जा रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो ए है उससे रिजल्टेंट जो है सपोज वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो सपोज ये हमारा ए से अल्फा एंगल बना रहा है और बी से बीटा एंगल बना रहा है। कौन, हमारा रिजल्टेंट। हमको अगर डायरेक्शन बोलता मतलब किस तरफ जा रहा है, मतलब हम लोग को इसका एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। बोलने का मतलब वो ए वेक्टर या बी वेक्टर से कितने एंगल पर जा रहा है। तो देखिएगा लास्ट वाला डायग्राम को अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं तो उस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। इस डायग्राम के हिसाब से आपको दिखता होगा, अगर आपको बोला जाता है कि टैन अल्फा का वैल्यू निकालिए, टैन अल्फा, ठीक है, देखिएगा यहां से टैन अल्फा का अगर वैल्यू निकालने बोलते हैं तो टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज y बाई a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, और हमने y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू भी निकाल लिया। चलो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए टैन अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे y बाई
a प्लस एक्स। अब आपको पता था यहाँ पर y का वैल्यू क्या है। y का वैल्यू अपने पास निकला था, y का वैल्यू जो आया था b साइन थीटा, ठीक है, और x का वैल्यू निकला था अपने पास b कॉस थीटा। अगर इन वैल्यूज को आप इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है वो हमको बता रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अगर इसी पैटर्न में अगर सोचा जाए कि जो रिजल्टेंट है वो बी से कितना एंगल बना रहा था, तो वो हम लोगों ने माना था टैन, वो बीटा एंगल माना रहा था। तो टैन बीटा इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने इसमें देखिएगा अल्फा के लिए बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा लिखा, उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। इन सारे वैल्यूज को आप बहुत ही अच्छी तरह से रखेंगे दिमाग में, क्योंकि ये आपको आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब में काम आने वाले हैं। तो प्लीज इन डेरिवेशंस को भी बहुत अच्छे से देखिएगा और इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट पर भी आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो ये हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट से हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ केसेस देखेंगे और उन केसेस से कुछ डायरेक्ट रिजल्ट की तरह आप याद रखेंगे। यहां पे आपके पास केस 1 आता है। केस 1 का मतलब होता है, केस 1 में हम लोग क्या बात करेंगे, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब हमको बता रहा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। बोलने का सेंस ये होता है अगर ऐसा होता है तो दैट इज थीटा का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 डिग्री होगा। और अगर ये 0 डिग्री होगा तो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। और जैसा कि आपको पता है कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो वैल्यू होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता है कि होल स्क्वायर का रूट ओवर जो रहेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट a प्लस बी आ जाएगा। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो आपको फिर उनके डायरेक्शन उनको ऐड करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक वेक्टर रूल नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से आप देखेंगे। एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है कि आपके पास एक ब्लॉक दिया है, सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये बताया जा रहा है इस ब्लॉक पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स है हमारे पास 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स जो है वो है हमारे पास 4 न्यूटन। अब आपसे पूछा जा रहा है इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिएगा दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इस केस में नेट फोर्स मतलब इनका रिजल्टेंट आप चुपचाप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, उस सिचुएशन में दोनों के मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 3 + 4 आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे बिना किसी वेक्टर रूल के। आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास केस 1। अब आप लोग आगे बात करते हैं, अगला वाला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखेंगे, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कभी अगर वेक्टर ए, दैट मींस इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब क्या हो जा रहा है इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ऐसी बात है इस केस में हम लोग जो रिजल्ट को लिखेंगे, रिजल्टेंट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो इसलिए ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। चलिए मैं आपको फिर से इसको वो जो प्रीवियस केस था उसी केस से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे आपके पास फिर से आपको दिया गया है ये एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन और इस तरफ कोई खींच रहा है 3 न्यूटन। तो ऐसे सिचुएशन में देखिएगा दोनों फोर्स दिखेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर जो नेट फोर्स लगेगा आप डायरेक्ट 3 और 4 को ऐड नहीं कर सकते, तब आपको ये वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स F विल बी इक्वल टू, आप तब लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन। तो देखिए लास्ट केस में भी हम लोगों ने 3 और 4 यूज किया था, इस वाले केस में भी हम लोगों ने 3 और 4 यूज किया, लेकिन दोनों केस में आपको रिजल्ट देखिएगा दो अलग अलग मिला क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अलग अलग था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो, दैट इज केस 3। देखिए केस 3, इफ A and B are in opposite direction, if vector A is opposite to vector B, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, कुछ इस प्रकार से हो, तो हमको पता है इनके बीच का एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री होने पर फिर से हमारे पास रिजल्टेंट के लिए क्या रिलेशन आएगा, R विल बी इक्वल टू रूट ओवर, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। और जैसा कि आपको पता है cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये बन जाएगा -1। तो दैट इज R के अंदर जो आ जाएगा R विल बी इक्वल टू, हम लोग यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जिससे आपका ये हट जाएगा, इस केस में r का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग के पास सीधा सीधा आ जाएगा a माइनस बी। तो देखिए आप लोग इस केस में देखेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है वही हमारा a है, वही हमारा b है, लेकिन हमारा दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाने के कारण दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें कोई वेक्टर का रूल वगैरह नहीं लग रहा, आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो। चलिए इसको भी मैं उसी केस से आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं वही बॉक्स है हमारा, उसी बॉक्स पर दो तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन और इधर से फोर्स लग रहा है हमारे पास 3 न्यूटन। तो देखिएगा दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे सिचुएशन में जो नेट फोर्स होगा उसको आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको कोई डायरेक्शन एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देख सकते हो 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो कुल मिला के 3 केसेस हम लोगों ने देखा, उन 3 केसेस के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। और यहां से आपको कुछ और भी आइडिया अगर मिला होगा तो आप समझ सकते हैं क्या आइडिया मिला होगा। जब हम लोगों ने वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में था तो एग्जांपल में हम लोगों ने 3 और 4 न्यूटन लिया था, तब रिजल्टेंट आया था 7 न्यूटन। जब वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तब जो रिजल्टेंट आया था 5 न्यूटन। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट थे उस केस में जो रिजल्टेंट आया 1 न्यूटन। तो आपने देखा जिस समय वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या दोनों वेक्टर एक ही तरफ काम कर रहे हैं, उस समय जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तब इनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन मिलता है इससे, एक कंक्लूजन को देखते हैं हम लोग। तो हमको यह कंक्लूजन मिलता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दैट मीन्स दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है
वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से इक्वल या उससे छोटा होता है, और वेक्टर इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के जो डिफरेंस होता है, दो वेक्टर का जो डिफरेंस होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप इसमें से फाइनली कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन को हम लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे हम लोग, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए इसमें एक होमवर्क रहेगा। जैसे मैंने वेक्टर डायग्राम से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड को निकाला, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड को निकाला, आपके लिए होमवर्क रहेगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करना, दैट मीन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका अगला काम रहेगा जिसको अपने को करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहां पर आपको कुछ इससे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। उन डायरेक्ट रिजल्ट को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देखिए, आपको बता रहा है दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है 4 दिया हुआ है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5 दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है हमारे पास 3, दूसरा ऑप्शन बता रहा है 4, तीसरा ऑप्शन बता रहा हमारे पास सी जो है वो बता रहा अपने पास 9, और जो आखिरी ऑप्शन बता रहा है वो दिया है 12। आपको बता रहा है इनमें से कौन सा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं होगा। ओके, दैट मींस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हिच वन विल बी नॉट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए आपको पता है जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के सम, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम और दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स हमारा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के सम और डिफरेंस के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों का सम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 5 माइनस 4 मतलब 1 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 5 प्लस 4 दैट इज 9 हो सकता है, मतलब इनके बीच में ही लाई करेगा। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं 3 4 9, ये देखिएगा हम लोग का इसके बीच में लाई कर रहा है। 12 है जो वही हमारा 9 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग का ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका इलस्ट्रेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, काफी सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।